हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। आज इस वीडियो में हम कर रहे हैं CHE09 यूनिट नंबर 1। इसका हाफ पार्ट हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था। इस वीडियो में हम रेस्ट ऑफ हाफ पार्ट हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले ऑर्गेनेलिस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा दें कि सभी ऑर्गेनेलिस जो उनकी लोकेशन है प्लांट्स एज वेल एज एनिमल सेल्स में वो किस तरह से होती है। तो यहाँ पे ये डायग्राम बनाई गई है फॉर एनिमल सेल। दिस इज एनिमल सेल एंड दिस इज प्लांट सेल। इन दोनों में कॉमन ऑर्गेनेलिस यहाँ पे दिखाई गई है। देखिए सबसे पहले जो होगी दैट इज सेल मेम्ब्रेन। सेल की जो आउटर या फिर बॉर्डर लाइन है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली फॉर प्लांट सेल में भी आप देख सकते हैं दिस इज द, ये जो आप देख रहे हैं बाउंड्री, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे हम इस डायग्राम में सिर्फ आपको बताएंगे लोकेशन और कैसे दिखती हैं, और उसके बाद में हम इसके बारे में जो डिटेल में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखिए राइबोसोम्स, ये जो डॉटेड दिखाए गए हैं यहाँ पे ये सारे राइबोसोम्स हैं। सिमिलरली फॉर द प्लांट सेल। तो उसके बाद है एंडिसेस, ये जो फोल्डेड है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिनोटेड बाय ER। और यहाँ पे भी देखिए प्लांट सेल में ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद इसमें देखिए ये दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस है सिमिलरली, और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन बोथ ऑफ द सेल। और ये जो आपके पास यहाँ पे फोल्डेड पॉइंट्स दिखाए गए हैं, ये सर्कल छोटे छोटे दिखाए गए हैं, दिस इज द न्यूक्लियोलस। सिमिलर फॉर द प्लांट सेल में भी आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। दीज आर द एनर्जी कैरियर्स, दीज आर द पावर हाउस फॉर द सेल, दिस इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है बट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। ये जो स्ट्रक्चर है कर्व लाइक, जैसे कि हमने देखा था राइबोसोम्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने देखा था, लेकिन वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट थे। यहाँ पे वही स्ट्रक्चर है, सिमिलर स्ट्रक्चर है, लेकिन थोड़ा सा ही डिफरेंट है। यहाँ पे आप प्लांट सेल में भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं गोल्जाई कॉम्प्लेक्स। सो उसके बाद दिस इज जो आपके ये पोर्स आपको दिखाए गए हैं इसको बोलते हैं स्मॉल वैक्यूल। और यहाँ पे देखिए सेंट्रियोल्स, और इसमें थोड़ा और पॉइंट्स आपको दिखा दें। दिस इज अ लार्ज प्लांट वैक्यूल्स है लेकिन इन द लार्ज वॉल्यूम। और दिस इज द आउटर बाउंड्री इज नोन एज सेल वॉल। और ये छोटे छोटे आपको दिखाए गए हैं, दीज आर द ग्रेन्स। और ये प्लांट सेल में आपको दिखाया गया दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और ये सभी पॉइंट्स जो होंगे हम वन बाय वन अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमने बाउंड्री देखी थी जिसको हमने बोला था सेल मेम्ब्रेन, जरा उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो एनिमल और प्लांट सेल में बहुत सारी जो ऑर्गेनेलिस हैं, तो उनके स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, उनका काम भी सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर है, लोकेशन सिमिलर है, इसीलिए हमने दोनों में आपको कंबाइन करके दिखाया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। जो सेल मेम्ब्रेन है उसका दूसरा नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका एक मात्र काम ये है कि ये सेल की शेप प्रोवाइड करता है और उसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, और एनवायरमेंटल से होने वाली जो इंजरीज हैं, आउटर इंजरीज से इसको पूरे सेल को बचाता है। और जितनी भी सेल में प्रेजेंट है ऑर्गेनेलिस उन सबको ये बचाता है सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन में रहते हैं लिपिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स में अगर बात करें, जो प्लांट्स में जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है वो कवर्ड होती है। कवर्ड जिससे कवर्ड होती है उसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। लेकिन ये जो कवरिंग होती है वो एनिमल सेल्स में नहीं होती है। लेकिन अगर फंजाई की बात करें, फंजाई में भी सेल वॉल होती है जिसको हम काइटिन बोलते हैं। और इन सेल मेम्ब्रेन को लेकर एक फेमस मॉडल आया था विच इज नोन एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल में कुछ बताया गया था कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड्स की बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की लेयर एक दूसरे के ऊपर बनी होती है जिसको बोलते हैं बायलेयर।
बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसमें दो एंड्स होते हैं। एक एंड जो होता है वो सेल के इंसर्ट होता है सेल के अंदर, और दूसरा इसका एक्सटीरियर पार्ट होता है जो बाहर की साइड होता है। और जो बाहर की साइड होता है दिस इज पोलर ग्रुप, पोलर हेड ग्रुप बोलते हैं। जो अंदर की साइड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर हाइड्रोफोबिक टेल उसको बोलते हैं। ये जो जितने हमने बोले हैं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, ये जो लेयर है दिस इज द फॉर्मिंग द बाइलेयर, और ये जितने भी प्रोटीन्स होंगे सेल मेम्ब्रेन में वो इसी बाइलेयर में डिस्पर्स हुए होते हैं। तो इसी फॉस्फोलिपिड जो बाइलेयर है उसमें डिस्पर्स हुए होते हैं ये जितने भी प्रोटीन्स होते हैं। तो ये जो प्रोटीन होते हैं सेल मेम्ब्रेन, इनका काम क्या है कि एक सेल में जो बाइलेयर होती है फॉस्फोलिपिड की जिसमें प्रोटीन्स होते हैं, ये दूसरे सेल के बाइलेयर जो होती है उसमें जो प्रोटीन्स होते हैं उन दोनों में कम्युनिकेशन करता है। और इसका मतलब अगर हम दूसरे शब्दों में बोलें तो ये एक सेल को दूसरे सेल से कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करता है। तो मेजर फंक्शन इसका ये होता है कि इट रेगुलेट्स द मूवमेंट, मतलब कि इट इज रेगुलेट द मूवमेंट ऑफ वेरियस मॉलिक्यूल्स, कि यहाँ पे इनलेट और आउटलेट होता है सेल का, जहाँ से मटेरियल जो होंगे वो अंदर आ सकते हैं, और जो एक्स्ट्रा जो मटेरियल होते हैं अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो उसी रास्ते से बाहर चले जाते हैं। और जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं दीज आर ट्रांसपोर्टेड मोर रेडिली एज कम्पेयर टू द पोलर मॉलिक्यूल्स। अब हमने बात करी है सेल मेम्ब्रेन, जो आउटर कवरिंग थी जो इसे शेप देता है और बाहर से होने वाली इंजरी से इसको सेल को बचाता है। और अब बात करते हैं जो सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है वो इट इज मेन ऑर्गेनेली एंड मेन पार्ट ऑफ द सेल। और ये जो सेल का में जो न्यूक्लियस होता है ये डबल मेम्ब्रेन के साथ ये सराउंडेड होता है। इसके आसपास डबल मेम्ब्रेन होती है और उस डबल मेम्ब्रेन में होते हैं पोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। और छोटे पोर्स का मतलब क्या है, उसका काम क्या है कि यहाँ पे इट अलो सेलेक्टिव पासेज, यहाँ से मटेरियल बाहर जा सकते हैं या उसी रास्ते से उन्हीं पोर्स में से अंदर आ सकते हैं। और न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर भी बोलते हैं, सेल का कंट्रोल सेंटर। क्यों? क्योंकि पूरे सेल का जो कंट्रोल होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें होता है डीएनए। ये डीएनए जो होता है वो हिस्टोन के साथ वो जुड़ा हुआ होता है। अभी हिस्टोन्स क्या होते हैं? हिस्टोन्स होते हैं छोटे छोटे प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स के साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है तो उसमें क्या होता है? डीएनए। और ये जो डीएनए होता है वो 2 या 2 से ज्यादा क्रोमोसोम्स में वो बांटा हुआ होता है। तो ये डिवाइडेड होता है इन 2 और मोर क्रोमोसोम्स के साथ। और न्यूक्लियस में होता क्या है? न्यूक्लियस इज फिल्ड अप विथ न्यूक्लियोप्लाज्म, एक लिक्विड होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होते हैं? उसके अंदर होते हैं एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स का काम होता है न्यूक्लिक एसिड्स को बनाना। जो एंजाइम है दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, तो ये क्या करते हैं? वो न्यूक्लिक एसिड्स को बनाते हैं। ये एंजाइम्स किसमें होते हैं? जो सेल का न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब कुछ लिक्विड भरा होता है, उसमें एंजाइम्स होते हैं और उनका काम है न्यूक्लिक एसिड्स को सिंथेसाइज करना। अब ये जो न्यूक्लियस होता है इसमें एक रफ बॉडी होती है जो स्फेरिकल शेप में होती है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अब इसमें क्या होता है? इसमें उसका आरएनए कंपोनेंट होता है, वहां पे आरएनए कंपोनेंट सिंथेसाइज होता है। और जो न्यूक्लियस है और उसके साथ न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम्स जो न्यूक्लियस में डीएनए होते हैं जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं क्रोमोसोम्स, उसमें क्या होता है? उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, जिसमें माइटोसिस या मियोसिस के थ्रू सेल डिवीजन होती है। उस सेल डिवीजन के द्वारा क्या होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है फ्रॉम द डीएनए वो आगे ट्रांसफर हो जाता है आइडेंटिकल कॉपीज में। जो उनके डॉटर सेल्स होते हैं वो उसकी जो डुप्लीकेशन हो जाती है उनके डॉटर सेल्स में। तो ऐसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक कोड होता है वो ट्रांसफॉर्म होता रहता है टाइम टू टाइम फ्रॉम द डीएनए प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमें पता है जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें जो साइटोप्लाज्म है उसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं दिस इज जो यहाँ पे ये जो कॉइल्ड फॉर्म में ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिमिलरली फ्रॉम प्लांट सेल्स में भी आप देख सकते हैं ये दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक
कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं इन द मेम्ब्रेन, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है? मेनली इसका काम है प्रोटीन्स और लिपिड्स को सिंथेसाइज करना। तो जो प्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। अब इसकी दो टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स बेसिस ऑन देयर स्ट्रक्चर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इन दोनों में डिफरेंस मेनली आ जाता है फॉर 1 मार्क और 2 मार्क्स। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स में बता दिया है, जिसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आप स्टडी कर लोगे और उसके साथ साथ इन दोनों में डिफरेंस भी आपको याद हो जाएगा। Smooth endoplasmic reticulum formed of many vesicles, mainly vesicles and tubules। और लेकिन यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बनता है फ्लैटेंड सैक से मिलके। तो यहाँ पे जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे राइबोसोम्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर रफ में बात करें तो यहाँ पे राइबोसोम्स होते हैं आउटर सरफेस में, जिसकी वजह से स्मूथ होने के बजाय थोड़ा इसका सरफेस रफ होता है, जिसकी वजह से इसका नाम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और यहाँ पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, लेकिन रफ के केस में होते हैं। और ये जो स्मूथ वाला है, इसमें जो सिंथेसाइज होती है मेनली लिपिड्स की होती है या फिर स्टीरॉइड्स की। लेकिन रफ की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां पे प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होते हैं, तो यहाँ पे जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज भी होते हैं और वहां उसके साथ साथ उनका ट्रांसपोर्टेशन भी होता है। और दीज आर टॉक्सिफाई अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक पॉइजन, ड्रग्स। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये डिफरेंस जो है मेनली 5 डिफरेंस वो आपको पेपर में आ सकते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे कोई शॉर्ट नोट। एक्चुअली जो आपके हम यहाँ पे ऑर्गेनालिज डिस्कस कर रहे हैं, वो पेपर में किसी भी एक या पर्टिकुलरली 2 ऑर्गेनालिज के बारे में शॉर्ट नोट आ जाता है। तो आपको वहां पे डायग्राम और उसके साथ उसकी लोकेशन, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन, फिर लोकेशन, फिर फंक्शन आपको बताना होता है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे हेडिंग देके आपको डेफिनेशन, फिर फंक्शन के बारे में और उसके साथ साथ उसके डायग्राम को डिस्क्राइब किया है। तो आप इसके साथ साथ यहाँ पे जितने यहाँ पे हम 10 ऑर्गेनालिज को डिस्कस कर रहे हैं, तो आप इसके साथ साथ पेपर में आने वाले 10 क्वेश्चन को भी यहाँ पे याद कर रहे हो। तो यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे 4th ऑर्गेनाली, विच इज गोल्गी बॉडीज या फिर गोल्जी बॉडीज, भी दोनों तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एक यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस साइटोप्लाज्म, क्योंकि इसमें साइटोप्लाज्म होता है और यहाँ पे एक क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज होता है विच इज वेरी कॉम्प्लेक्स। और उसके आसपास क्या होते हैं? वेसिकल्स होते हैं, उसको बोलते हैं गोल्जाई बॉडीज। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर में आपको दिखा देते हैं गोल्गी बॉडीज। यहाँ पे देखिए बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दिखने वाला है, एज सिमिलरली फॉर प्लांट सेल। यहाँ पे आपको इसकी पहचान हो गई है कि कैसे इसकी शेप होती है। और अब हम पढ़ते हैं इसके लोकेशंस के बारे में और फंक्शंस के बारे में। गोल्गी बॉडीज अपीयर विद इन द सेल एज स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड वेसिकल। देखिए यहाँ पे लेयर्स बनी हुई थी और फ्लैट जो थे वेसिकल्स की शेप में वो बनी होती थी। बहुत सारे प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज होते हैं वो इसी लेयर में सिंथेसाइज होते हैं। और अगर बात करें मैनी ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज बाय सेल, दे हैव टू रीच देयर डेस्टिनेशन। आगे फर्दर इसको प्रोटीन्स को वर्क करने के लिए अपने इस डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है। तो वो इसी गोल्गी बॉडी में प्रेजेंट लाइजोसोम्स के थ्रू और बाकी अदर ऑर्गेनालिज के थ्रू ये क्या हो जाते हैं? सीक्रेट आउट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स। जो हॉर्मोन्स की हम बात करते हैं वो गोल्गी बॉडी में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स होते हैं उसकी वजह से ही ये जो होते हैं सीक्रेट इसका सिक्रेशन होता है। गोल्गी बॉडीज दे परफॉर्म्ड टास्क थ्रू प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन इसको बोलते हैं। इस जो प्रोसेस है इसमें प्रोटीन्स जो होते हैं बनते हैं और डिफरेंट साइट्स पे इसको बनते तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में है, लेकिन इसका जो मेन काम है वही बनने वाले प्रोटीन्स क्या होते हैं उस अपनी पोजीशन पे जो रिक्वायर्ड पोजीशन है वहां पे ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, जिसके बाद ये उनकी सिक्रीशन हो जाती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम्स में आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसमें ये देखिए
यहाँ पे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं और यहाँ पे ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये दोनों आपस में देखिए गोल्गी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे देखिए बन रहे हैं। जो ये जो हाफ ये जो सर्कल दिखाया गया है इसको बोलते हैं लाइजोसोम्स। तो ये लाइजोसोम्स होते हैं, देखिए 3 डिवाइड्स हो गए हैं 3 पार्ट्स में, और ये प्रोटीन्स डिफरेंट प्रोटीन्स में बन जाते हैं, जिसके साथ साथ लाइजोसोम जो लेयर होती है वो इसमें एसोसिएटेड होती है, और इसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू ये इनका सिक्रीशन हो जाता है। तो ये वेरियस स्टेप बाय स्टेप इसका जो होता है प्रोसीजर होता है। तो इसमें हमने जो बात करी है लाइजोसोमल लेयर के बारे में, तो अब बात करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, विच इज लाइजोसोम्स। तो लाइजोसोम्स के बारे में समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, जो सेल में साइटोप्लाज्म होता है, देयर आर सेवरल एंजाइम्स विच आर कैपेबल ऑफ हाइड्रोलाइजिंग प्रोटीन्स। जहाँ पे हाइड्रोलाइजेशन होती है प्रोटीन्स की, न्यूक्लिक एसिड्स की, कार्बोहाइड्रेट्स की, जो इस मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्म में पड़े होते हैं, और ये सब एक स्पेसिफिक वेसिकल्स के साथ सराउंडेड होते हैं, जिनको बोलते हैं लाइजोसोम्स। और इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? दीज आर एक्चुअली फॉर्म्ड बाय बर्निंग ऑफ गोल्गी बॉडीज। यहाँ पे जो हमने, अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ही हमने आपको दिखाया गया, जब गोल्गी बॉडीज यहाँ पे, जब इसमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करी थी, वही हमने इसको लाइजोसोम्स को हमने डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पे जो लाइजोसोम्स बनते हैं, यहाँ पे जैसे इन गोल्गी बॉडीज की बडिंग होती है, तो हमारे पास यहाँ पे इनकी लेयर दिखाई देती है। तो अगर फंक्शन की बात करें तो ये वाइट ब्लड सेल्स में जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो एंजाइम्स होते हैं नोन एज लाइजोसोमल एंजाइम्स, दीज आर डिकम्पोज्ड द एज्ड एंड डैमेज्ड सेल। डैमेज्ड एंड एज्ड जो सेल्स होते हैं उनका स्कैवेंजिंग करते हैं, उनको डिकम्पोज कर देते हैं, और वेरियस सेवरल डिसीजल स्टेट्स जो होती हैं, डिसीजल सेल्स होते हैं, उन सेल्स को ये लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन्स आर डैमेज्ड विच लीड्स टू लीकेज। मतलब ये जो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो सेल डैमेज हो रहे हैं या कोई डिसीज है, तो कुछ सेल्स जो डिसीज के साथ एसोसिएटेड होते हैं, उस पर्टिकुलर वायरस के साथ, या फिर कोई भी जिसको हम डिसीजल सेल बोलते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें जो लाइजोसोम्स मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से लाइजोसोमल एंजाइम्स होते हैं वो लीक हो जाते हैं, जिससे कुछ पर्टिकुलर डिसऑर्डर इसमें दिखाई देते हैं। और आगे बात करते हैं परऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स। ये क्या होते हैं? सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। अ नंबर ऑफ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, बहुत सारे मेटाबोलाइजेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड्स या फिर लिपिड्स की ऑक्सीडेशन की अगर बात करें, उससे हमें क्या मिलता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लेकिन ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, इट इज़ वेरी टॉक्सिक, जो हार्मफुल होता है फॉर द सेल। तो ये ऑक्सीडेटिव जो रिएक्शंस होती हैं, ये सेल के बीच में होती हैं विद इन द सेल टू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जिसको बोलते हैं परऑक्सीसोम्स। ऑक्सीसोम्स मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। लेकिन अगर ये तो होता है इन द एनिमल सेल, अगर यही प्रोसेस प्लांट सेल में हो तो उसे बोलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम। अब रिएक्शन में अगर बात करें, रिएक्शन में देखिए कोई भी यहाँ पे एक हाइड्रोकार्बन है जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, और एल्केन चेन डिफरेंट हो रही है, और जिसमें हमें एक टॉक्सिक जो कंपाउंड मिल रहा है, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये एक एंजाइम विच इज नोन एज कैटालेज, जिसके थ्रू वाटर एंड ऑक्सीजन बन जाती है। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है बाय द एंजाइम नोन एज कैटालेज। अब इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है? दीज आर फॉर्म्ड विद इन द सेल फ्रॉम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग। जब गोल्गी बॉडीज की बडिंग होती है, और वहां पे देखिए स्मूथ एंड रफ दोनों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे प्रेजेंट रहते हैं, जो प्रोसेस में काम करते हैं। तो वहां पे जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जब बडिंग होती है, तो उस टाइम इनकी फॉर्मेशन होती है। और ये इनकी लोकेशन अगर बॉडी में बात करें तो इट इज प्रेजेंट इन किडनी एज वेल एज लिवर सेल्स, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑक्सीडेशन, क्योंकि इनका काम है ऑक्सीडेशन करना। तो ये जितने भी बॉडी में हमारे द्वारा इनहेल किए गए
टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनकी फटाफट ये ऑक्सीडेशन कर देता है ताकि बॉडी को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। विद इन द सेल ऑल रिएक्शंस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिससे वो फटाफट डिकम्पोज हो जाते हैं विद इन द ऑर्गेनेलिज। अब बात करते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन का काम क्या है? ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव डिस्टिंक्ट शेप एंड ऑल्सो कैपेबल ऑफ एज्यूमिंग डिफरेंट शेप। डिफरेंट शेप होती है। अगर उनमें पाई जाने वाली ऑर्गेनेलिज की बात करें, वो माइग्रेट भी होती रहती हैं, जो ऑर्गेनेलिज हैं, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। और वो जो सेल है, अगर हम इस जो लोकेशन की जो माइग्रेशन होती रहती है, उस माइग्रेशन के बेसिस पे हम उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, अगर हम किसी भी ऑर्गेनेली की एक स्पेसिफिक लोकेशन की बात करें तो वो हम एक्चुअल में नहीं बता सकते हैं। तो उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कि कहाँ से कहाँ तक उनकी लोकेशन जो है ट्रांसफॉर्म हो सकती है, वो उसको स्पेसिफिक करने के लिए साइटोस्केलेटन काम में आते हैं। द सेल इज एबल टू अचीव दिस टास्क बाय इंटरनल स्कैफोल्डिंग सिस्टम विच इज नोन एज साइटोस्केलेटन। इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है जिसको बोलते हैं बोन्स एंड मसल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब ये जो है सेल को ताकत प्रदान करते हैं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं द बोन्स एंड मसल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। और ये जो साइटोस्केलेटन है, इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क, जिसमें दो मेजर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स फिलामेंट्स होते हैं, जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब इन दोनों के द्वारा हम किए जाने वाले फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। जो साइटोस्केलेटन है, ये इसको रिजिडिटी तो प्रदान करता ही है, सेल को मतलब मजबूत तो बनाता ही है, उसके साथ साथ वो बहुत सारे न्यूमरस वैरायटी ऑफ पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट भी देता है टू द वेरियस स्ट्रक्चर विद इन द सेल। और माइक्रोट्यूब्यूल्स आर होलो ट्यूब्यूलर। जितने भी हमने पढ़े हैं ऑर्गेनेलिज, उसमें जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अगर बात करें, वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं और अंदर से खाली होते हैं। होलो ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन्स। वो प्रोटीन्स अल्फा ट्यूब्यूलिन्स और बीटा ट्यूब्यूलिन को बोलते हैं। साइटोस्केलेटन का एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ये है कि यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट एसोसिएटेड रहते हैं। मतलब कि सेल के अंदर जितनी वो ऑर्गेनेलिज होती हैं, अगर वो उनका ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके लिए ये जो साइटोस्केलेटन ये रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली, ये इसके चांसेस है कि ये पेपर में आ सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया की अगर बात करें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल। और इसका काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, सेल को एनर्जी प्रोवाइड करना इसका मेन काम है। और इट derive the energy from the different oxidizable nutrients such as carbohydrates, fats। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स जो बनते हैं वो सेल को सप्लाई किए जाते हैं। और इसका जो मेन काम ये है कि दिस इज एबल टू परफॉर्म ऑक्सीडेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स एंड इट प्रोवाइड्स एनर्जी। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है, इट इज वर्क टू परफॉर्म द वेरियस टास्क बाय द सेल। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड्स। इसी वजह से, क्योंकि इसका मेन जो फंक्शन है उसकी वजह से ही इसको बोलते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड। और यहाँ पे क्या होते हैं, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या गुआनिन ट्राइफॉस्फेट, ये जो कंपाउंड्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एनर्जी करेंसीज ऑफ द सेल। ये जो होते हैं, दीज फॉस्फेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी। माइटोकॉन्ड्रिया इट परफॉर्म एनर्जी कन्वर्ट प्रोसेस विच इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउसेज ऑफ द सेल। ये जो इसके बेसिस पे जो जनरली क्वेश्चन आ जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है सेल का, तो यही जो इसका रीजन है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द लार्जेस्ट ऑर्गेनेलिज इन द सेल एंड दे आर ऑफ वेरी लार्ज नंबर एंड दिस नंबर इट वुड बी वेरी फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। जो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी डबल मेम्ब्रेन होती है और ये जो इसमें इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है और आउटर मेम्ब्रेन इज एनवेल्पिंग एंड इनर मेम्ब्रेन। और मतलब ये दोनों एक दूसरे को, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन है उसको जो सेफ रखती है आउटर मेम्ब्रेन। ये जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं
These are separated by a space. Or inner membrane, it forms extensive investigation projecting into the mitochondrial मैट्रिक्स स्पेस. उस स्पेस को बोलते हैं मैट्रिक्स स्पेस. और ये जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं जिसको क्रिस्टा बोलते हैं, इट हेल्प्स टू इंक्रीज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्टार्क डॉट नोब लाइक नोन एज कपलिंग फैक्टर्स. ये जो कपलिंग फैक्टर्स है यहाँ पे एटीपीज बनते हैं. देखिए यहाँ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें ये दिस इज जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन. ये जो लेयर है दिस इज इनर मेम्ब्रेन. इसको थोड़ा मैग्नीफाई करके यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बनाया दिखाया गया है. ये जो आउटर मेम्ब्रेन देखिए इस डार्क लाइन से दिखाई गई है. और जो यहाँ पे जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें देखिए कपलिंग फैक्टर्स है, जहाँ पे इस कपलिंग जो फैक्टर्स यहाँ पे फिंगर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखाया गया है वहाँ पे एटीपीज की सिंथेसाइज होती है, जहाँ से फिर जीटीपी बनता है और उसके साथ ये दोनों एनर्जी करेंसीज की फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. ये जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया में, इट इज इम्पर्मिएबल, जिसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता रहता है प्रोटीन्स का. और इनलेट भी है एंड आउटलेट भी है जिसमें प्रोटीन कैरियर सिस्टम होता है और यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होती है. और इस सिस्टम को ट्रांसपोर्टर सिस्टम बोलते हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको इसका स्ट्रक्चर भी बनाना है, उसे लेबल करना है और इसको यहाँ पे एक मेन पॉइंट जरूर बताना है कि यहाँ पे इसको एनर्जी कैरियर्स बोलते हैं. इसका काम है एनर्जी प्रोवाइड करना. नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में. क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? यूकैरियोटिक सेल्स कंटेन स्पेशल लाइट हार्वेस्टिंग ऑर्गेनेलीज विच आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट. एंड इन क्लोरोप्लास्ट में जो 50% है वो तो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स हैं. जो बाकी पार्ट बच जाता है उसमें लिपिड्स होते हैं. मतलब कहने का मतलब ये है कि क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन्स भी होते हैं और लिपिड्स भी होते हैं. और जो लिपिड मटेरियल है जो इसमें क्लोरोप्लास्ट में लिपिड मटेरियल होता है, इसको हम इसमें क्लोरोफिल्स और फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट रहते हैं लिपिड मटेरियल में. और जो क्लोरोप्लास्ट है बिल्कुल यहाँ पे भी डबल लेयर होती है, जैसे कि हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया में. तो यहाँ पे भी डबल लेयर होती है जिसको हम आउटर और इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये जो लैमेला, ग्रेना, थाइलेकॉइड, स्टोमा, स्टार्च ग्रेन्यूल, ये क्या होते हैं इसको हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करते हैं. सबसे पहले आपको ये देख लीजिए कि इसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं. ये थाइलेकॉइड, लैमेला क्या होता है? ये जो लैमेला होता है वो इनर मेम्ब्रेन में पड़ा होता है और ये अंदर की तरफ ये फोल्ड हुआ रहता है. और ये जो लैमेला है बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनफोल्डेड होते हैं और उन मेम्ब्रेन्स को बोलते हैं लैमेला. अब ये जो लैमेला होते हैं वो फ्लैटन्ड होते हैं और एक दूसरे का वो रेगुलरली एक में लैमेला दूसरे लैमेला का साथ जुड़ा होता है, जिसको बोलते हैं उन स्ट्रक्चर्स जो बनते हैं ज्वाइंट के बाद जो बनते हैं उसको बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. यहाँ पे जो ये दिखाया गया है डार्क करके, इसको बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. और यहाँ पे ये जो स्टैक स्ट्रक्चर होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े होते हैं. और जो ये जो थाइलेकॉइड्स होते हैं ये स्टैक्ड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर होती है, जिसको ऐसे देखिए एक लेयर दूसरी लेयर फिर तीसरी लेयर ऐसे बनती है, जिसको हम ग्रेना बोलते हैं. और यहाँ पे जो स्टोमा है, ये जो स्टोमा आपको दिखाया गया है, यहाँ पे द मैट्रिक्स बिटवीन द थाइलेकॉइड्स एंड द ग्रेना, इस दोनों में जो खाली स्पेस यहाँ पे दिखाई गई है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स होता है, उसको बोलते हैं स्टोमा. और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन्स होते हैं और इसमें कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे वो इसमें हेल्पफुल होता है. अब बात करते हैं स्टोमा के बारे में, कुछ और पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं. स्टोमा में डीएनए भी होता है एंड सम ऑफ क्लोरोप्लास्ट डीएनए इट इज सिंथेसाइज्ड विद इन द ऑर्गेनेली. मतलब कि जो स्टोमा होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट डीएनए का सिंथेसाइजेशन होता है. और जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन इट कंटेन्स ऑल द फैक्टर एसोसिएटेड विद फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट. फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, जिससे होता क्या है, NADPH इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ATPs एंड
These ATPs, these are utilized for the reduction of carbon dioxide and results into the formation of sugar as well as chlorophyll. ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ये होता है थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स में, और ये दिस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू फोटोसिस्टम्स, और ये दो टाइप्स की होती हैं जिसको फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2 बोलते हैं। इसमें ज़्यादातर कलर डिफरेंस होता है, जैसे कि जो फोटोसिस्टम 1 है इट इज सेंसिटिव टू द फार रेड कलर एंड सिस्टम 2 इज सेंसिटिव टू बोथ फार एंड नियर रेड कलर। ये दोनों सिस्टम जो होते हैं कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये दीज यूटिलाइज द लाइट टू जनरेट एटीपी एंड एनएडीपीएच, मतलब ये दोनों को जनरेट करने का काम करते हैं इन द क्लोरोफिल। अब बात करते हैं वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स जो होते हैं, हम वेसिकल्स तो हमने पढ़ा है, ये जो वेसिकल्स होती हैं इनकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मतलब कि एक से या एक से ज़्यादा जो वेसिकल्स को अगर मिला दिया जाए इन द प्लांट सेल तो हमें मिलते हैं वैक्यूल्स। और ये वैक्यूल्स जो होते हैं विच आर सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इन द थिन मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, और इस जो ये जो सेपरेशन होती है उसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। मतलब कि प्लांट सेल में ये जो साइटोप्लाज्म और वेसिकल्स पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन इन दोनों में जो सेपरेट होते हैं उसको बोलते हैं, वो उस सेपरेशन को बोलते हैं टोनोप्लास्ट। और जो वैक्यूल्स होते हैं बहुत छोटे छोटे यंग सेल्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, जिसकी वजह से सेल वॉल्यूम में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी वजह से सेल का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। और जो वैक्यूल्स होते हैं इसमें सेल सैप होता है, मतलब कि एक लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें इट इज यूज्ड टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट होता है। और एनिमल सेल की बात करें तो यहाँ पे या फिर एनिमल सेल या फिर बहुत सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स की बात करें तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स रहते हैं, और ये सेंट्रियोल्स होते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में होते हैं। और वो जो सिलेंड्रिकल जहाँ पे हमने बोला था होलो ट्यूब्स होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हमने लास्ट में फिलामेंट्स जो दो टाइप्स के थे वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो इसी के साथ हमने 10 ऑर्गेनेलिज को हमने डिस्कस किया है, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये चारों एक फिफ्थ है गोल्गी बॉडी। ये 5 जो हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से सबसे ज्यादा 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दोनों का जो डिफरेंस था रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और दूसरा जो है माइटोकॉन्ड्रिया। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं मेथड्स। अगर ये जो ऑर्गेनेलिज हैं इन ऑर्गेनेलिज को डिफ्रेंशिएट करके उनके बारे में अगर स्टडी करना हो तो उसके लिए उसका डिफ्रेंशिएट होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेथड्स अपनाए जाते हैं, उन मेथड्स को बोलते हैं मेथड्स फॉर फ्रैक्शनेशन ऑफ सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज। अब ये किस बेसिस पे किए जाते हैं? डेंसिटीज के बेसिस पे। जो ऑर्गेनेलिज हैं उनकी अगर डेंसिटी डिफरेंस होती है, डेंसिटी में डिफरेंस होता है, तो उसकी वजह से ही हम इन सबको आइसोलेट कर पाते हैं। और इस जो मेथड है जिसकी वजह से हम इसको आइसोलेट करते हैं उस मेथड को बोलते हैं डिफरेंशियल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इसमें होता क्या है कि जो डिफरेंट जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो एक दूसरे के लिए सेपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम एक टिश्यू यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक रैट लीवर टिश्यू होता है, इसको एक होमोजिनाइज्ड मीडियम में हम डाल देते हैं, जिसमें इसको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में इसको डाल देते हैं, जिसमें इसका मैकेनिकल इसमें मिक्सिंग की जाती है, और इसके लिए टेम्परेचर रखा जाता है 277 केल्विन, और उसके बाद इसकी सेंट्रीफ्यूगेशन होती है और हमें जो ऑब्जर्वेशन मिलती है उसमें देखिए बहुत सारी लेयर्स बन जाती हैं। सबसे पहले जो हैवी मटेरियल होगा, हैवी ऑर्गेनेली होगी, वो सबसे पहले हमें आइसोलेट करने के लिए हेल्पफुल हो सकती है। वो हैवी ऑर्गेनेली कौन सी होती है? सबसे जो सेल में हैवी ऑर्गेनेली होती है न्यूक्लियस। तो हमें सबसे पहले जो न्यूक्लियस है वो हमें मिलता है। यहाँ पे आप लेयर देख सकते हैं न्यूक्लियाई, जिसमें कुछ अनब्रोकन सेल्स भी होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डेंस मटेरियल होता है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डिफरेंशिएट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे हमें माइक्रोसोम्स जिसमें राइबोसोम्स
और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल जाता है और दूसरी जो लेयर बन जाती है साइटोसोल्स की बन जाती है और ऐसे हमें ये हमें आइसोलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं और जिसकी वजह से हम डिफरेंट ऑर्गेनेल्स के बारे में आज पढ़ पाते हैं। तो इस मेथड के साथ हम इनको आइसोलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सरसाइज पे चलते हैं। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन विच इज ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में सबसे पहला पॉइंट है द गोल्गी बॉडीज इन्वॉल्व इन सॉर्टिंग एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन्स। गोल्गी बॉडीज में प्रोटीन्स बनते हैं, सॉर्ट आउट होते हैं। यस, दिस इज ट्रू। यहाँ पे क्योंकि इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स वो उनकी सिक्रेशन होती है। गोल्गी बॉडीज कंटेन गोल्गी प्रोटीन्स, यहाँ पे प्रोटीन्स का सिक्रीशन होता रहता है रेगुलर, वहां पे प्रेजेंट नहीं रहते हैं। सो इट इज फॉल्स। गोल्गी बॉडीज सिंथेसाइज लिपिड्स, नो, दिस इज फॉल्स। दीज कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता है, दिस इज फॉल्स। फोटोसिस्टम आर प्रेजेंट ऑन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 वो क्लोरोफिल में होते हैं, ना कि माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। क्लोरोफिल आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फोटोसिस्टम 1 एंड 2। क्लोरोफिल्स में जब अभी हमने बात करी थी कि फोटोसिस्टम 1 एंड 2 क्लोरोफिल का पार्ट है, तो दिस इज ट्रू। उसके बाद लाइट एनर्जी इज नीडेड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इन द थाइलेकॉइड। यस, फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन के लिए जो ट्रांसफॉर्म के लिए लाइट एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दिस इज ट्रू। क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर फंक्शनली आइडेंटिकल। दोनों का जो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन सेम नहीं है, दिस इज फॉल्स। फिलिप्स की बात करें, लाइसोसोम्स आर ऑर्गेनेलीज कंटेनिंग डैश एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज डिकम्पोज्ड बाय एंजाइम कैटालेज, जिसकी वजह से वाटर एंड ऑक्सीजन हमें मिलता है। द प्रोटीन्स डैश एंड डैश आर प्रेजेंट इन माइक्रोफिलामेंट। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स था, एक माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोफिलामेंट में दो प्रोटीन्स हैं नोन एज एक्टिन एंड मायोसिन। जो माइटोटिक स्पिंडल, इट इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिससे अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन्स मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, दीज सेडिमेंट एट 15,000 into grams। फोटोसिस्टम 1 इज सेंसिटिव टू फार या फिर नियर लाइट, दिस इज फार रेड लाइट। और जो फोटोसिस्टम 2 होता है वो दोनों टाइप्स की जो लाइट है उसके लिए सेंसिटिव है, फार एंड नियर रेड लाइट। गोल्गी बॉडीज मॉडिफाई प्रोटीन नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन, दिस इज द प्रोसेस। पेंटापेप्टाइड क्रॉस लिंक्ड आर फाउंड इन बैक्टीरियल सेल वॉल। आगे बात करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एन ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होती है? इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चर विद द सेल डिफाइंड फंक्शंस। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल? सबसे पहले जो हमने पढ़ा था, ये जो सेल को शेप देता है, जो इंजरीज होने वाली हैं बाय द इन्वायरमेंट उससे बचाता है, और जितनी भी ऑर्गेनाइज है उसको बाउंड करके रखता है और सेल को स्ट्रेंथ एंड शेप देता है, और उसके साथ साथ सेल टू सेल कम्युनिकेट करने के लिए भी हेल्पफुल होता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज डीएनए द जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट? दोनों में जेनेटिक मटेरियल कैसे ऑर्गेनाइज होता है? अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें, द डीएनए इज प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोट एज अ सिंगल सर्कुलर मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर यूकैरियोट्स की बात करें, वहां पे इसका स्ट्रक्चर वेल डिफाइंड होता है और वो क्रोमोसोम्स में होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म में होता है। What would be the consequences if peroxisomes were absent in the cell? अगर peroxisomes ही ना हो, क्योंकि peroxisomes का काम क्या होता है? ऑक्सीडेशन करना, जहाँ से ऑक्सीडेशन के थ्रू जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो टॉक्सिक मटेरियल बनता है उसका फटाफट से वो रिडक्शन करके वाटर एंड ऑक्सीजन बना देता है। तो अगर यही नहीं होंगे तो जो हार्मफुल जो टॉक्सिक मटेरियल हाइड्रोजन पेरोक्साइड है उसका वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा। अगर डिस्ट्रॉय नहीं होगा तो उससे जो टॉक्सिक मटेरियल है वो उसका जो एंडिंग है वो नहीं हो सकता है। जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिजल्ट्स फ्रॉम certain oxidative reaction in the cell, it is extremely toxic and produced only within the peroxisome where it is also destroyed। बनता भी है और डिस्ट्रॉय भी होता है। लेकिन अगर यहाँ पे peroxisomes ही नहीं होंगे तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड would prove fatal to the cell। What are lysosomes और उसका काम क्या है?
जो सेल में माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें जो जैसे कि प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स हैं, वो अपने आप नहीं बन पाते हैं और इन कुछ एंजाइमेटिक रिएक्शंस का होना जरूरी है जिसकी वजह से ये सभी बनते हैं। और वो एंजाइमेटिक जो फंक्शन है वो लाइसोसोम्स का है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ गोल्गी बॉडीज? यहाँ पे गोल्गी बॉडीज का काम क्या है? जबकि इन द फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, proteins are destinated to become part of cell membrane which are synthesized on the ribosomes of endoplasmic reticulum. उसके बाद गोल्गी बॉडीज बाय द प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेटेड के प्रोसेस के थ्रू ये क्या हो जाते हैं? सीक्रेट हो जाते हैं। हाउ डू माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोट्यूब्यूल डिफर फ्रॉम ईच अदर? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें क्या होता है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो अल्फा एंड बीटा ट्यूब्यूलिन से बनती हैं, लेकिन जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो एक्टिन एंड मायोसिन से मिलकर बनती हैं। नेक्स्ट इज कंपेयर थायलेकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। थायलेकॉइड में जो होता है, इसमें होते हैं क्लोरोप्लास्ट। दीज हार्वेस्ट लाइट एनर्जी एंड कपल्स टू ड्राइव द सिंथेसिस, जिसमें सिंथेसिस होते हैं, जिसमें फॉर्मेशन होती है एटीपी की, जिससे एनएडीपीएच फॉर्मेशन होती है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रियन में क्या होता है? यहाँ पे एनएडीपीएच जो होता है इट इज यूज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ और ऑक्सीडेशन प्रोसेस में इसका यूज होता है जिससे एटीपी बनता है। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे के लिए अपोजिट प्रोसेसेस हैं। थायलेकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल भी होता है, एनर्जी कैरियर प्रोटीन्स भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिर्फ और सिर्फ एनर्जी कैरियर प्रोटीन्स ही होते हैं। हाउ वुड यू आइसोलेट लीवर माइटोकॉन्ड्रिया? आइसोलेट कैसे करेंगे? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू 600 into grams के साथ, एंड द सुपरिटेंडेंट फ्रॉम दिस इज अगेन सेंट्रीफ्यूग, उसको दोबारा से सेंट्रीफ्यूगेशन थ्रू प्रोसेस के थ्रू लाया जाता है, जिससे कि जो सेडिमेंट है, सेडिमेंट जो ऊपर लेयर बन जाती है, दिस इज फ्रॉम दिस स्टेप कंटेन मोस्टली माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें ज्यादा से ज्यादा जो लेयर होती है सेडिमेंट्स की वो माइटोकॉन्ड्रिया की होती है, जिससे हम इजीली आइसोलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमने केमिस्ट्री 9 यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है। जितने भी क्वेश्चंस लास्ट ईयर में आए हैं और जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं ऑर्गेनाइज हैं वो हमने आपको बता दी हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और बाकी पॉइंट्स भी ना छोड़ें, क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आ सकते हैं। तो इसी के साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और अपने क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर करें। क्या होता है कि इसके साथ अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं और उसको से ज़्यादा व्यूज़ हमें मिलते हैं तो उससे हमें और मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आगे भी जो वीडियोस हैं वो मेहनत से बना सकें। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल है और इसके अलावा कोई भी आपको सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा जो भी वीडियो चाहिए आप सजेशन बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।